नमस्कार, मैं हूं दिबांग। अभियान बेमिसाल स्वच्छता के 10 साल हमारा विशेष कार्यक्रम, आपका स्वागत है। मेरे साथ बेहद ख़ास मेहमान रैकेट कंपनी के रवि भटनागर। रवि भटनागर कंपनी में डायरेक्टर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं। आपका स्वागत है। ये पूछना चाहता हूँ पहला सवाल सीधे कि जब आपने प्रधानमंत्री को सुना होगा स्वच्छ भारत की बात करते हुए 2014 में, तो आप एकदम उछल गए कि अब आ गया मौका हमारा। हम ये बहुत सौभाग्य की बात है कि इंडिया जैसी वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी में स्वच्छ और स्वस्थ दोनों की बात होने लगी। और हमारे जो ब्रांड्स हैं, चाहे वो डिटॉल हो या हार्पिक हो, दोनों ब्रांड्स, एक ब्रांड अराउंड 110 इयर्स ओल्ड है और एक ब्रांड 135 साल पुराना है ऑलमोस्ट। और जब सेप्सिस से लोग मर रहे थे यूके में, तब डिटॉल ब्रांड का जन्म हुआ। तो मुझे लगता है कि हम माँओं को बचाते आ रहे हैं 100 साल से ज़्यादा से। तो कितना अच्छा सौभाग्य है अगर भारत माँ के अंदर के लिए भी हम लोग कुछ बिल्कुल सिमिलर कर पाएँ। तो हमने एक प्रयत्न किया इन लास्ट 10 साल में और हम बहुत ही ज़्यादा खुश हुए कि हाँ, कुछ ऐसा इंडिया में भी हो रहा है। देखिए, ताली बज रही है आपकी बात पर, जो बताते हैं कि डिटॉल को लोग कितना पहचानते हैं। डिटॉल एक तरीके से सफाई से जुड़ा हुआ है, हाथ की सफाई से जुड़ा हुआ है। ये बताइए, हाथ की सफाई वो वाली नहीं, हाथ की जो वाकई सफाई होती है पानी से। रवि, ये बताइए कि जब ये बात आई तो शुरुआत में लोगों ने क्या कहा कि ये जो स्वच्छता अभियान की बात हो रही है, ये होने वाला नहीं है। ये नेता लोग इकट्ठा होंगे, अपने फ़ोटो खिंचवाएंगे, एक झाड़ू लेंगे, उनके साथ 6 लोग और खड़े होंगे, कहीं से पत्ते लाए जाएंगे, वहाँ बिखेरे जाएंगे और नेता उसको साफ करेंगे। क्या आपको लगा कि ये वैसा होगा? और शुरुआत में कुछ तस्वीरें ऐसी आई भी थीं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है कि जहाँ से इस पूरी मुहिम की शुरुआत हुई वो लाल किला था। जिसने बोला वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे स्टार्टिंग में, बट हर क्वेश्चन जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से फर्दर एक बुनियाद बनती है कि कारवां चलता रहना चाहिए। हो सकता है कुछ फ़ोटो ऑप हुए हों कहीं पे, बट मेरा देश महान है। हो सकता है कुछ लोग ने ऐसा किया हो, लेकिन लास्ट ये जो 10 साल का जो पूरा जर्नी रहा है, ये बहुत ब्यूटीफुल है। इस जर्नी ने इतना सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है कंट्री के लिए, इतने सारे बच्चों को बाल मृत्यु दर से बचाया है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये इंटरनेशनल स्टडीज़ बोलती हैं। मैं जो मैनुअल स्क्वेंजर्स थे उनकी बात कहीं दब गई थी, वो बात फिर से उभर के वापस आई है। जो लोग मानते नहीं थे, स्टेट एक एफिडेविट डालता था कि मैनुअल स्क्वेंजर्स नहीं है हमारे यहाँ पे, तो वापस से बातें, वापस से चर्चा होनी चालू हुई। और अभी हम प्लास्टिक वेस्ट की बात करें, अलग अलग तरह की चीज़ें निकल के आने लगी स्वच्छ भारत अभियान में। लिटर फ्री इंडिया, लिटर फ्री इंदौर। मुझे वो चंडीगढ़ का साइन याद है सर, वो जो हाथ वाला ऐसा साइन है, क्लीन चंडीगढ़ का, क्योंकि मैं चंडीगढ़ के पास में से ही हूँ, पटियाला के पास में गाँव में, मैं वहाँ से हूँ। सो वो साइन मुझे हमेशा याद करता था। और स्वच्छ भारत अभी हुआ, इससे पहले टोटल सैनिटेशन कैंपेन भी था। और ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत ही एक नई चीज़ हुई, बट फोकस बहुत ज़्यादा होने लगा सर। इस लास्ट डिकेड में फोकस बहुत हुआ है इस पूरे काम पे। जी, आपने बात की मैनुअल स्कैवेंजिंग की। जो लोग कम जानते हैं बता दूं कि मैनुअल स्कैवेंजिंग वो प्रथा है जिस पर कानून बना है इस देश में कि इस पर रोक लगनी चाहिए। यानी जो मल को लोग अपने सर पर ढोते हैं और वो लगातार जारी है। सरकार ने खुद पार्लियामेंट में माना कि वो आज तक चल रहा है। और मंत्री जी ने कहा कि करीब 44,000 लोग आज भी इस देश में मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं। और ये एक ऐसी प्रथा है जिसको ज़रूर ख़त्म होना चाहिए। केरल में एक कंपनी है जो रोबोट्स बनाती है जिनसे ये किया जा सकता है। जी रवि, क्या लगता है, हम लोग थोड़ा डेटॉल पे फिर लौटेंगे, पर क्या लगता है कि क्यों हो नहीं पाता ये? क्यों नहीं हम लोग वो कीमत देना चाहते? ये ध्यान में रखते हुए कि करीब जो सर्वे आया है, जो सरकार ने माना कि 2018 से 2023 के बीच में 443 लोगों की मौत हुई क्योंकि उनको उस मैनहोल के अंदर उतरना पड़ता है जहां जहरीली गैस होती है और बहुत
ख़राब हालत में उनके वहाँ से शव निकाले जाते हैं? जी, एक है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया हैदराबाद में। उनके साथ में हमने अभी एक लास्ट ईयर रिसर्च कंक्लूड किया और ये जानने की कोशिश करी कि ये जो मैनुअल स्क्वेंजर है, इनकी डेथ कौन सी स्टेट्स में ज़्यादा है और साल में कौन से मंथ्स में ज़्यादा है। स्टडी हम पब्लिश करेंगे सर बहुत जल्दी, लेकिन बहुत दुखद ये है कि जैसे ही समर सीज़न आता है एकदम डेथ्स का ग्राफ बढ़ने लगता है, क्योंकि जो गैसेस जो फॉर्म होती हैं नीचे गटर में, सीवेज में, वो गैसेस एकदम से बढ़ने लगती हैं। एक काम जो आप लोगों ने अच्छा किया, और मेरे ख्याल से यहाँ बहुत सारे युवा बैठे हुए हैं, आपने युवाओं को जोड़ा, बच्चों को जोड़ा इस प्रोग्राम के साथ। वो आइडिया क्या हुआ और वो कितना बड़ा आपका कार्यक्रम रहा? सर शुरुआती दौर बहुत ही इंटरेस्टिंग था। जैसे आपने बोला, बिल्कुल हमने भी वैसे ही किया। पेड़ भी आते थे, पत्ते भी आते थे, 15-20 लोग भी आते थे, फोटो ऑप भी होता था। बट वही टाइम पे हमने कहा कि बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कम से कम 1500 स्कूल से कार्यक्रम को चालू करना चाहिए। डिटॉल बनेगा स्वच्छ इंडिया कार्यक्रम को 1500 स्कूल से बढ़ते हमारा जो नंबर है वो 8,40,000 स्कूल है, जहाँ पे आज हम जाते हैं। 8,40,000 स्कूल पूरे इंडिया के अंदर। और जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम में बहुत सारी चीज़ें हैं सर। कार्यक्रम में एक रेगुलर पाठ्यक्रम भी है, लेवल के हिसाब से, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से। चाचा चौधरी की जो कॉमिक्स है वो भी है सैनिटेशन में। स्कूल में हाइजीन कॉर्नर्स भी हैं, जो आपके, अगर आप देखते हैं तमिलनाडु में तो एंथनी वसंतन के साथ में हमने 5 हाइजीन पे सॉन्ग किए जो स्पॉटिफाई पे हैं। ऐसे ही राजस्थान में रईस खान के साथ में हमने लंगे गाए जो बीकानेर और जोधपुर और जैसलमेर में है, वो भी स्पॉटिफाई पे हैं। उसके अलावा हमने हाइजीन प्ले पार्क्स बनाए सर, गोरखपुर के अंदर और एरागोंडा के अंदर, तेलंगाना के अंदर। कार्य बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन मैं रिजल्ट की बात करना चाहूँगा। रिजल्ट्स की बात यह है कि स्कूल एब्सेंटिज्म कितना प्रतिशत कम हुआ, लड़कियों में यूटीआईज कितना कम हुआ, हैंड वॉशिंग से स्कूल एब्सेंटिज्म जो है उसके अंदर बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स में कितना बड़ा फ़र्क हुआ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है जो कि स्वच्छ भारत, संपन्न भारत की मैं आपको बात करता हूँ, वो ये है कि हमने प्रैक्टिकली देखा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। एज ए कंपनी हमारा बहुत छोटा सा रोल है इसके अंदर। इसमें सिविल सोसाइटी का, टीचर्स का, आशास का, आंगनवाड़ीज़ का, जिला परिषद का, मीडिया का, गवर्नमेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का। मैं अपने कार्यक्रमों के थ्रू ऑस्कर विनर्स को भी लेके आ पाया हूँ सर। मेरे साथ में कुछ 40 नोबेल्स भी जुड़े हैं मेरे कार्यक्रम्स में। इसी स्वच्छ भारत कार्यक्रम की मैं आपको बात बता रहा हूँ। और बेस्ट यह है, हमारा इंडिया मॉडल के साथ में हमने जो हमारा स्वस्थ भारत कार्यक्रम है, इसको हमने रैकेट के 20 देशों में हम लोग लेके गए हैं। अगर आप वेस्ट बंगाल की, अगर आप बांग्लादेश की बात करते हैं तो वहाँ पे पोरिचो बांग्लादेश के नाम से है। अगर आप नाइजीरिया की बात करते हैं तो क्लीन नाइजीरिया के नाम से है। अगर आप हमारे बिल्कुल पड़ोसी देश की बात पाकिस्तान की करते हैं तो होगा साफ पाकिस्तान के नाम से है। तो इस तरह से ये जो कार्यक्रम है वो सिर्फ इंडिया तक ही हमने सीमित नहीं रखा। रैकेट अपने रिसोर्सेज के थ्रू इस सेम कार्यक्रम की मुहिम को 20 देशों में अभी तक लेके गया है। टोटल हमारा प्रेजेंस अराउंड 60 कंट्रीज़ में है। और जब ग्लोबल नोबल लॉरिएट्स मिलते हैं, जब दलाई लामा जी मिलते हैं, आई गॉट द साइटेशन फ्रॉम हिम दिस ईयर फॉर माई वर्क, तो वो भी बोलते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपका लास्ट एक जो लामा कहीं पे है जहाँ पे एवलांच आ रहा है, जब मैं उस बच्चे से पूछता हूँ मोनेस्ट्री में, या फिर जब मैं सिक्किम जाके मोनेस्ट्री में पूछता हूँ, वो भी बोलता है हाँ हमने कुछ देखा है, हमने कुछ पढ़ा है, सुना तो है ही है हमने। ये प्रयत्न जो है ये एक लीडरशिप है, और ये हमारा अकेले का नहीं है, इसमें यूनिवर्स ने साथ दिया। तो एक जो काम हुआ वो शौचालय जो बने वो बड़ा एक काम हुआ, बड़े पैमाने पर वो काम हुआ, लगातार वो काम चल रहा है। पर एक आंकड़ा जो है वो थोड़ा चौंकाता है कि अगर 18 और 19 की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो जिनके पास शौचालय हैं वो करीब 87% उसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर 2021 की बात करें तो उसमें वो इस्तेमाल का जो परसेंटेज है वो करीब काफ़ी गिरा, 17% कम हुआ। तो क्या है, लोग क्यों ऐसा करते हैं? क्या हमारे शौचालय ढंग से नहीं बने हुए हैं? लोगों की आदतें ऐसी हैं? बात कहाँ अटकती है? मुझे याद है जब पूरा स्वच्छ भारत मिशन जब चल रहा था, अभी भी है, तो इनिशियली आता था चौखो चूरू। चौखो मीन्स अच्छा स्वस्थ चूरू, राजस्थान की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो जब गांव का जो तोरण द्वार होता है, जब आप एंटर करते हैं गांव में, तो उस पर लिखा था
वेलकम टू चोखो चूरू विच इज नाउ स्वच्छ भारत, राजस्थानी में लिखा हुआ था। गांव में ढोल वाले आते थे, नगाड़े बजाते थे, सेलिब्रेशन होता था, गांव अच्छे से रंगोली होती थी, सेलिब्रेट होता था। सेलिब्रेशन एक बार नहीं होना चाहिए, सेलिब्रेशन एक रिमाइंडर है सर। वो सेलिब्रेशन जब कम होगा तो डेफिनेटली मोटिवेशन भी कम होगा। और इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो सेलिब्रेशंस और फेस्टिविटीज़ का कंट्री है। किसी ने बोला कि रूरल के अंदर खुले में शौच में जाने की आदत है, किसी ने बोला भैया टॉयलेट बना लिया है तो पैसे कमाने का जरिया है, किसी ने बोला टॉयलेट का क्वालिटी अच्छा नहीं है, किसी ने बोला मेरे टॉयलेट में तो म्यूजिक सिस्टम लगा के दो। तो मैं बहुत सारे कॉर्पोरेट्स को पर्सनली जानता हूं जिन्होंने टॉयलेट्स में म्यूजिक सिस्टम लगा के दिया, बढ़िया सी लाइटिंग्स करके दिया। तो क्या टॉयलेट्स के यूज रेट में इंक्रीज हो गया वहां पे? ये बहुत सारी जगह की मैं आपको बात बता रहा हूं प्रैक्टिकली। किसी ने बोला मैं पिंक टॉयलेट बना रहा हूं, सिर्फ महिलाएं जा सकती हैं। यार हम एक डेमोक्रेसी हैं, मैं मानता हूं महिलाओं के लिए भी जरूरी है। तो क्या मैंने कभी नॉन बाइनरीज के बारे में सोचा? जो LGBTQI+ जो बड़ा पॉपुलेशन है उसके लिए क्या, उसके लिए कुछ हो गया क्या? कहाँ पे हुआ? जो लोग दिव्यांग हैं, दिव्यांग के लिए क्या टॉयलेट्स में इंक्रीज आया तो कितना प्रतिशत उसमें इंक्रीज आया? बात करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं यहीं पे स्टॉप करना चाहूँगा। ऐसा मैं आखिरी आपसे एक सवाल पूछूं, और ये बहुत ज़रूरी सवाल है, और जो युवा यहाँ पे जुड़े हुए हैं, बच्चे हैं जो कल हमारे नागरिक बनेंगे, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और इस बारे में बहुत कम सोचा जाता है कि स्वच्छता कहीं न कहीं पर्यावरण से जुड़ी हुई है, और वो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, और ऐसा मुद्दा है जिस पे बहुत जल्दी बहुत सारा काम होना चाहिए। सर मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ। अभी हमने एक स्टडी किया है जो कि क्लाइमेट, हाइजीन, हेल्थ, सैनिटेशन और जर्म्स पे स्टडी है हमारा। और ऐसा नहीं है कि हमने झोला छाप स्टडी किया है। ये स्टडी हमने येल यूनिवर्सिटी के साथ किया है जो कि वन ऑफ द आईवी लीग्स है। स्टडी ये बोलती है कि बेसिकली आने वाले टाइम में टेम्परेचर और इंक्रीज़ होंगे, पानी की और कमी होगी, और ज़्यादा ड्राउट्स आएंगे, और मतलब ड्राउट्स मतलब सूखा और ज़्यादा होगा। कहीं कहीं पे लैंडस्लाइड्स बढ़ेंगे, कहीं पे फ्लड्स बढ़ेंगे, और आपके जो जर्म्स हैं, आपके जो बैक्टीरियाज हैं वो और ज़्यादा पनपेंगे, जो बीमारी है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है अपनी बायोडाइवर्सिटी के बारे में सोचना। हमने सोच लिया कूड़े के ढेर कम हुए, तो क्या हमारे यहाँ पे क्या तितलियाँ वापस आने लगीं? क्या हमारे यहाँ पे हाउस पैरोज वापस आने लगीं? क्या हमारे यहाँ पे फूल फिर से उगने लगे? क्या हम जब नीम लगाते हैं तो क्या वो नीम स्टे कर रहा है? बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी के मार्कर्स हैं जिनके बारे में भी हमको सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्वच्छ भारत हमको बेसिकली स्वस्थ भारत की तरफ ट्रिगर करता है, और भारत स्वस्थ तभी होगा जब स्वच्छता जो है वो और ज़्यादा सुदृढ़ होगी और ज़्यादा मजबूत होगी। और मेरी तो यही कामना है, आपके थ्रू लाखों करोड़ों लोग सुनेंगे आपकी बात को। आप एक बहुत बड़े एंकर हैं और आपका चैनल भी बहुत बड़ा है, और आज ये जो अभियान बेमिसाल स्वच्छता के 10 साल आप कर रहे हैं, इससे एक नया प्रगति मिलेगी इस पूरे की पूरी डिस्कशन को। और जैसे कि मैं अभी इंदौर के मेयर साहब को, चंडीगढ़ के मेयर साहब को अभी लास्ट सुन रहा था, एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके पास में है। सर आपको मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ, काफ़ी टाइम से मैंने आपको फॉलो किया है, आपको भी फॉलो करूँगा मैं गोइंग फॉरवर्ड। मुझे खुद को बहुत पर्सनल प्रेरणा मिलती है। आप लोग का बहुत बिजी ऑफिस रहता है, उस बिजी ऑफिस के अंदर बहुत सारे मुद्दे होते हैं, जिसमें टैक्सेशन है, GST है, बहुत कुछ होता है रोजी, आबकारी है जी। उसके अंदर सैनिटेशन को भी प्रायोरिटी देना अपने आप में एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आई एम श्योर आप जैसे, दोनों जैसे लाखों और लोग होंगे इंडिया में मेयर्स बनेंगे, और आप लोगों से हम लोग भी प्रेरणा लेके आगे बढ़ते रहेंगे। जी हाँ, रवि भटनागर के लिए तालियां ज़रूर बजाइए। और मैं कभी ये कहता नहीं हूँ किसी के लिए तालियां बजाइए, क्योंकि देखिए कॉर्पोरेट से जुड़े हुए हैं। मैंने सोचा कि कुछ उबाऊ सी बात करेंगे, लेकिन साफ है कि ये आदमी दिल से बोल रहा है। इसको स्वच्छता से मतलब है, स्वच्छता को ये समझता है, जानता है, उसके बारे में पढ़ता है। ऐसे लोग कम होते हैं, ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। रवि भटनागर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।